आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, हिंदी में कहें अनुवादन। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है ये बातें आज हम समझेंगे। प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना एमआरएनए के पास होती है, यही एमआरएनए प्रोटीन बनाता है और हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन फिर अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब इसकी एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती होगी आज उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा या ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर होता कहाँ है, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है, इस बात को पहले हम क्लियर करें। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट में प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोट में तो हम जानते हैं कि वहाँ तो बस कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है तो सारा काम कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में ही होता है। आपको समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल को बना रखा है। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये डीएनए और इस डीएनए के चारों तरफ भरा हुआ है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, मतलब ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, इसमें डीएनए बैठा हुआ है। अब प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, यहाँ ये डीएनए से आरएनए बनता है। अब बताना, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए बनने की प्रोसेस का नाम, हाँ आरएनए बनने की प्रोसेस का नाम हम सभी जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बनने की प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। आरएनए बनाने के लिए यहां पर एक एंजाइम लगा है, नाम आप जानते भी होंगे, आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए से यहां पर आरएनए का निर्माण करता है। क्लियर, यानी ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है। अब बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, अभी ये आरएनए बन ही रहा था कि उसी टाइम यहां पर राइबोसोम जुड़ते हैं और राइबोसोम जुड़कर प्रोटीन बनना शुरू कर देते हैं। और इस आरएनए से ऐसे प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को हम स्पेशली कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। तो यहां आरएनए से प्रोटीन बन रहा है यानी ट्रांसलेशन हो रहा है। तो आप बैक्टीरिया में एक बात बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है, आरएनए तो बन ही रहा है, उसी टाइम यहां प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो गया, यानी उसी टाइम यहां पर ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया। यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहां पर साथ साथ होता है। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ किया जाता है। जैसे ही आरएनए बन रहा होता है उसी टाइम यहां प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो गया। अब बात आती है यहां ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ क्यों होता है, उसकी क्या रीजन है। तो इसके बच्चों हम दो रीजन दे सकते हैं। पहला रीजन तो यह होता है कि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं है। स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं मतलब डीएनए से डायरेक्ट यहां एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनती नहीं, और एचएनआरएनए नहीं बनता तो स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है। तो यहां स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट यहां मैच्योर आरएनए बनता है। और साथ ही साथ सारा काम इस एक ही कक्ष में होना है, सब तो साइटोप्लाज्म में ही होना है क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो यहां आरएनए का बनना भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्रोटीन बनना भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सब कुछ एक ही कक्ष के अंदर किया जा रहा है। तो इसीलिए जैसे आरएनए बना प्रोटीन शुरू हो गया क्योंकि एक ही कक्ष में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं, युग्मित फॉर्म में होते हैं, क्योंकि बच्चों स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं होता और सारा काम एक ही कक्ष के अंदर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में अनुलेखन अनुवादन, अनुलेखन अनुवादन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक युग्मित क्रिया है। युग्मित मतलब साथ साथ होने वाली क्रिया होती है, क्योंकि एमआरएनए को सक्रिय बनाने के लिए किसी प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रक्रम मतलब स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं होती। ये जो प्रक्रम की बात कर रहा है ये स्प्लाइसिंग, यहां स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी एक और खास बात ये होती है कि यहां पर अनुलेखन व अनुवादन दोनों क्रियाएं एक ही स्थान पर होती है, मतलब दोनों का दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही किया जाता है। यहां जीवाणु में कोशिका द्रव्य व केंद्रक जैसी पृथक व्यवस्थाएं नहीं होती, सारा काम यहां पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। तो हमने क्या सीखा, प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हुआ। क्यों हुआ, दो रीजन, स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं है और सब कुछ एक ही कक्ष में होता है। ये जो बातें मैंने यहां लिखी है ये आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है, एनसीईआरटी में सब लिखा है, तो आप इन दोनों बातें को अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर। अच्छा, ये बात जो हमने सीखी है तो प्रोकैरियोट्स की हो गई। तो क्वेश्चन आए प्रोकैरियोट में प्रोटीन कहां बनते, साइटोप्लाज्म में बनते हैं, साइटोप्लाज्म में ही इन प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहां कहां होता है, कोशिका द्रव्य में तो होता ही है। कोशिका द्रव्य के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड पाए जाते हैं। साथ ही साथ ईआर की जो सतह होती है वहां पे भी प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब यहां प्रोटीन
होगा तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी कई जगह हो सकता है। साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ईआर की सतह पे होता है, कई जगह पर किया जाता है। इसे आप ऐसे समझिएगा। ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने यूकैरियोटिक सेल को बनाया। इसके अंदर आप देखो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब यहां पर न्यूक्लियस का डीएनए से पहले आरएनए बना। इस आरएनए बना मतलब यहां पर हो गया बोलो बच्चों कौन सी प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ और जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए में एक्सोन के अलावा यहां इंट्रॉन भी है। अब आपसे फिर पूछूंगा मैं, किसको हटाना पड़ता है? वेरी गुड, इंट्रॉन को हटाना पड़ता है। प्रक्रिया का नाम स्प्लाइसिंग। और जैसे स्प्लाइसिंग करेंगे इंट्रॉन हटेंगे, यहां केवल एक्सोन बचेंगे। ऐसे आरएनए का नाम? वेरी गुड, एमआरएनए। तो स्प्लाइसिंग का काम कहां हो गया? न्यूक्लियस में। एमआरएनए कहां बन गया? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन कहां हो गया? न्यूक्लियस में। अब बच्चों ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटीन नहीं बनेगा, ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। बाहर मतलब साइटोप्लाज्म। जैसे ये साइटोप्लाज्म में एमआरएनए पहुंचा, अब इस एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ेंगे और राइबोसोम जोड़कर यहां बनना शुरू हो जाएगा प्रोटीन। यहां प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देखो प्रोटीन बन रहा है, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं ये जो प्रोसेस चल रही है ये चल रही है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन है। अब आप ध्यान से देखो, ट्रांसक्रिप्शन कहां हुआ? वेरी गुड, न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन का बनना। तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो सभी, प्रोटीन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं बनता। प्रोटीन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं बनता, यह न्यूक्लियस के बाहर ही बनता है। बाहर कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम बैठे थे और इन्हीं राइबोसोम ने यहां प्रोटीन का निर्माण कर दिया। तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन बना लेते हैं। अब बात आती है यहां पे प्रोटीन कहां कहां बन सकता है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में तो बनने का सवाल ही नहीं, बनता तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन का निर्माण वहां वहां हो सकता है। प्रोटीन का निर्माण वहां वहां किया जा सकता है जहां जहां राइबोसोम है। राइबोसोम है। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ किया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आप बताओ क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं? यस, यहां राइबोसोम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है तो यहां भी प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनते ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण हो गया। इसी तरह से ये बच्चों यहां पर आपको समझाने के लिए अगली संरचना बनाई और ये था प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आप देखोगे ऐसे राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम होंगे तो यहां भी प्रोटीन बनेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रोटीन बन जाते हैं। इसी तरह से ऐसी फोल्डेड संरचना आप जानते होंगे। ये ऐसी फोल्डेड संरचना क्या कहलाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। और इन ईआर के ऊपर भी यहां पे बच्चों ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं और राइबोसोम जोड़कर यहां पे भी प्रोटीन बनाया जा सकता है। तो आप देखो प्रोटीन कहां कहां बन रहा है? साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है और ईआर की सतह पे बन रहा है। तो यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रोटीन कहां बनता है? तो आप लोग ये ध्यान रखो, न्यूक्लियस में नहीं बनता। न्यूक्लियस में नहीं बनता, बनता साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में भी कहां कहां? जहां जहां राइबोसोम। ईआर की सतह पे राइबोसोम होते हैं, पढ़ते ना हम आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं, पढ़ते ना 70S टाइप के, तो यहां प्रोटीन बनेगा। क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम है तो यहां प्रोटीन बनेगा। तो जहां जहां राइबोसोम में वहां वहां प्रोटीन का निर्माण हुआ। एक बात तो आप देख रहे होंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहां युग्मित क्रिया नहीं है, साथ साथ नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग कक्ष में है। न्यूक्लियस के अंदर तो हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का काम और साइटोप्लाज्म में जाके हो रहा है ट्रांसलेशन का काम। दोनों अलग अलग कक्ष में किए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा? वहां तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं क्योंकि एक ही कक्ष में सारा काम होना है। लेकिन यहां तो अलग अलग कक्षों में किया जाता है। तो ध्यान रखना, यूकैरियोट में प्रोटीन कहां बनते? याद रखो, बनते साइटोप्लाज्म में। लेकिन साइटोप्लाज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके अंदर भी प्रोटीन का निर्माण होता है। यह तो बच्चों मैंने अभी आपको यह समझाया कि प्रोटीन का निर्माण सेल में कहां कहां होता है, प्रोकैरियोट में कहां होता है और हमारी सेल में कहां होता है। यह बात हमने समझी। अब बच्चों हम प्रोटीन संश्लेषण की एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे बेसिक आवश्यकता होती है अमीनो एसिड की। बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन बन ही नहीं सकता, तो अमीनो एसिड बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन बनाने के लिए इन अमीनो एसिड का सक्रियण करना पड़ता है, अमीनो एसिड को एक्टिव करना पड़ता है।
साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर अमीनो एसिड बैठे, हर तरह के अमीनो एसिड जो 20 प्रकार के आप जानते हैं, सभी अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में बैठे। लेकिन जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो सबसे पहले उन अमीनो एसिड को एक एक करके एक्टिव किया जाता है, सक्रिय किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है सक्रिय कैसे करें। मान लो कोई अमीनो एसिड है, उसको सक्रिय करना है तो कैसे किया जाए। सक्रिय करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके साथ एनर्जी लगा दो। अरे किसी को सक्रिय करना तो उसको एनर्जी दे दो। तो यहां पे भी वही तरीका है, अमीनो एसिड का सक्रिय करना है, एक्टिवेशन करना है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इन अमीनो एसिड के साथ यहां प्लस किया जाएगा एटीपी को। एटीपी मतलब एनर्जी, ऊर्जा। तो अमीनो एसिड के साथ यहां ऊर्जा को लगाएंगे और एनर्जी लगाने का काम एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यहां जो एंजाइम काम में लिया जाता है उसका नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एंजाइम का नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और ये जो एंजाइम होता है, यही एंजाइम इसके एक्टिवेशन में मदद करता है। तो ध्यान रखना, ये एंजाइम का नाम पहले भी आया है, याद करो। जब हम टीआरएनए का डीएचयू लूप समझ रहे थे, वो एक एंजाइम को पहचानता था, ये वही तो है, अमीनो असाइल सिंथेटेज। इसका पूरा नाम दे दिया, और अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज भी कह सकते हैं। यहां पर आप ध्यान समझिएगा, ये बच्चों एटीपी है। एटीपी में एडेनिन होती है, राइबोस शुगर है। बताओ कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट। अरे ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। अब बच्चों ये एटीपी था, ट्राइफॉस्फेट है। अमाइनो एसिड अब इस एटीपी के साथ जुड़ता है। बहुत अच्छे से ये डायग्राम बना के भी रखना है सबको। अमाइनो एसिड जब एटीपी के साथ जुड़ेगा तो ये अमाइनो एसिड इस फॉस्फेट के साथ यहां लिंक होता है। ये बच्चों यहां फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, और जैसे ये जुड़ रहा होता है उसी टाइम ये 2 फॉस्फेट, ये जो 2 फॉस्फेट दिख रहे हैं, ये 2 फॉस्फेट अलग होते। 2 फॉस्फेट को मिला के, वेरी गुड, पायरोफॉस्फेट क्या देंगे? एनर्जी। तो वो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां से ये 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। तो बताओ अमाइनो एसिड के साथ जब एटीपी जुड़े, कितने फॉस्फेट अलग? 2 अलग हो गए। तो यहां पर कितना फॉस्फेट बचा? एक ही बचा। और एक बचा तो इसे हम लिख देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 2 तो अलग हो गए ना बच्चों। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में लगा। तो अमाइनो एसिड एएमपी के साथ जुड़ गया एक तरह से। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहां पर फाइनली ये अमाइनो एसिड ये एएमपी के साथ जुड़ा, एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ा, तो अमीनो एसिड एएमपी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां बच्चों अमाइनो एसिड को अमीनो असाइल लिखा जाता है, क्योंकि जब ये यहां जुड़ता है, जब ये एएमपी से जुड़ता है तो इसका यहां से एक OH वाला भाग रिलीज हो जाता है। तो इसलिए इसको अमाइनो एसिड के बजाय अमीनो असाइल कह देते हैं। उसके साथ एएमपी लगा होता है और एंजाइम जोड़ दिया जाता है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना, इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को नाम दे दिया जाता है सक्रिय अमाइनो एसिड। इंग्लिश में कहें तो ये एक तरह का हो गया एक्टिव अमाइनो एसिड। बताओ ये अमाइनो एसिड पूरी तरह से क्या हो गया? एक्टिव हो गया। एक्टिव करने के लिए हमने क्या किया, आप ही बताओ। बहुत आसान काम, अमीनो एसिड के साथ एटीपी जोड़ दिया। जैसे एटीपी जुड़ा ये एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। अब बच्चों ऐसा सारे अमीनो एसिड के लिए किया जाता है। सेल में जितने भी अमीनो एसिड है एक एक करके सबको एक्टिव करते हैं और सबके साथ एटीपी जोड़ेंगे। अगर मुझे 50 अमीनो एसिड एक्टिव करने हैं, 50 अमीनो एसिड, तो 50 एटीपी खर्च होंगे। हर अमीनो एसिड के लिए 1 एटीपी का खर्चा होता ही होता है। और यहीं पे बच्चों एटीपी का खर्चा होगा। आगे की जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप देखना वहां हर जगह फिर जीटीपी खर्च होते हैं। बस इतना याद रखना है, एक्टिवेशन में एटीपी खर्च हुआ, सक्रियन में एटीपी खर्च हुआ, बाकी सब जगह जीटीपी का खर्चा होता जाएगा। और एक अमीनो एसिड के लिए 1 एटीपी का खर्चा होता है। क्लियर? ये तो होगी पहली स्टेप जिसमें अमीनो एसिड सक्रिय हो गए। अब चलाते हैं यहां पर दूसरी स्टेप, टीआरएनए की चार्जिंग। टीआरएनए की चार्जिंग या इसकी लोडिंग। अब बात आती है टीआरएनए की चार्जिंग या लोडिंग से मतलब क्या होता है। ये बच्चों आपको समझाने के लिए टीआरएनए बना दिया। टीआरएनए के अंदर 5 डैश एंड होता है और 3 डैश एंड भी होता है। हमने पढ़ा था कौन से एंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है। वेरी गुड, 3 डैश एंड। तो इस 3 डैश एंड पर यहां अमीनो एसिड को जोड़ देना, टीआरएनए के साथ यहां अमीनो एसिड को जोड़ना, वही टीआरएनए की चार्जिंग या लोडिंग कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं। ये बच्चों टीआरएनए, अब इस टीआरएनए के पास ये बच्चों कॉम्प्लेक्स यहां आके पहुंचेगा। यहां पर टीआरएनए के अंदर डीएचयू लूप था और ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स आके पहुंचा। यहां पर वही अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम, इसको मैंने यहां ऐसे करके बना दिया। अब आप लोग सभी जानते हैं डीएचयू लूप का कार्य। बोलो क्या होता है? डीएचयू लूप का काम होता है एंजाइम को पहचानना। डीएचयू लूप का काम
एंजाइम को पहचानना। तो जैसे बच्चों इन दोनों की यहां जान पहचान होगी, डीएचयू ने जैसे एंजाइम को जो पहचाना, एंजाइम की पहचान होती है ये अमीनो एसिड अब इसके 3' एंड पर लोड हो जाएगा, तो 3' एंड पर आकर ये जुड़ जाएगा। लेकिन जोड़ने से पहले पहचान होती है, और पहचान कराने वाला लूप डीएचयू। याद है कुछ? अगर इनकी जान पहचान नहीं होती, डीएचयू एंजाइम की पहचान नहीं होती, तो याद करो चाटा मार के इसको भगा देते थे। कुछ याद आया ऐसा? तो ध्यान रखो, डीएचयू लूप ने एंजाइम को पहचाना, अमाइनो एसिड 3' एंड पे जुड़ा। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां बच्चों ये टीआरएनए है, और इसके साथ ये अमाइनो एसिड आके यहां पे ये जुड़ गया, अमीनो एसिड जुड़ गया, मतलब ये अमीनो एसिड यहां पे आके से ये बाइंड हो चुका है। अब जैसे अमीनो एसिड जुड़ा, इस टीआरएनए को आप कह देंगे चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए का मतलब टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड का जुड़ जाना, अमाइनो एसिड का बाइंड होना, इसी को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ लोड कर दिया। अच्छा, यहां पर हमने क्या देखा, अमाइनो एसिड तो यहां जुड़ गया, तो बाकी जो बचा है एंजाइम एएमपी, यहां से ये रिलीज हो जाएंगे, एंजाइम अलग हो गया, एएमपी अलग हो गया। तो यहां पर हमने टीआरएनए के साथ क्या अमाइनो एसिड को लोड कर दिया, और ये लोडिंग कहलाती है चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। बताओ कितनी स्टेप हो गई? 2। पहले स्टेप का नाम अमीनो अम्लों का सक्रियण, पहले अमाइनो एसिड को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद उनको उनके रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ लोड किया जाता है। बताओ कितने काम कर दिए? 2। सारे अमाइनो एसिड एक्टिव हो चुके हैं, टीआरएनए के साथ उनकी लोडिंग हो चुकी है, यानी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां यहां पे हो चुकी है, अब तो बस एक ही काम बचा है, प्रोटीन का निर्माण करना। अब बात आती है प्रोटीन का निर्माण कैसे किया जाए, उसको बच्चों अब हम यहां समझेंगे। क्लियर? तो ये 2 स्टेप आती है। इसके बाद अब यहां चलाते हैं इसकी तीसरी स्टेप। यहां पे जो तीसरी स्टेप आती है इसको कहा जाता है अनुवादन। अनुवादन, ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन के कितने चरण होंगे? 3। ये जो अनुवादन की प्रक्रिया होती है, अब हम इसको यहां 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इन 3 भाग में सबसे पहला भाग आता है प्रारंभन यानी इनिशिएशन, दूसरा आता है दीर्घीकरण इलोंगेशन, और तीसरा भाग आता है टर्मिनेशन या समापन। बताइए बच्चों कितने भाग हो गए? 3। कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब ये सब कैसे कैसे होता है एक एक करके समझेंगे। पहले बात आती है इनिशिएशन में होता क्या है। इनिशिएशन के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसका हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इलोंगेशन के अंदर लंबी चेन बनाएंगे और टर्मिनेशन के अंदर चेन बनना रोक देते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन में क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन में क्या क्या आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता में सबसे पहली आवश्यकता होती है एमआरएनए। बिना एमआरएनए के प्रोटीन बन ही नहीं सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि प्रोटीन बनाने की सूचना एमआरएनए के पास ही तो है। तो पहला काम यहां पर एमआरएनए चाहिए। दूसरा यहां चाहिए चार्ज टीआरएनए। अच्छा, जैसे मैंने लिखा चार्ज टीआरएनए, समझ गए? हाँ, चार्ज टीआरएनए का मतलब ऐसा टीआरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, ऐसे टीआरएनए का नाम चार्ज टीआरएनए होता है। अच्छा, इसी तरह से यहां चाहिए 30 और 50 राइबोसोम उप-इकाइयां। राइबोसोम की 30 यूनिट भी चाहिए और 50 यूनिट भी चाहिए। इसी तरह से यहां पर रिक्वायरमेंट होती है जीटीपी की। अब एटीपी नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए होगा? जीटीपी। तो जीटीपी का खर्चा होगा। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम क्यों चाहिए? क्योंकि 30 और 50 को आपस में चिपकाना है तो मैग्नीशियम चाहिए। और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट होते हैं प्रारंभन कारक। प्रारंभन कारक यानी इनिशिएशन फैक्टर्स। ये फैक्टर छोटे छोटे प्रोटीन से होते हैं। ये प्रारंभन कारक प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के होते हैं, 3 कारक होते हैं। कौन कौन से? IF1, IF2, IF3। आई का मतलब होता है इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। तो आरंभन कारक कितने हो गए? 3। IF1, IF2, IF3 ऐसे 3 होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में 3 है। यूकैरियोट्स के अंदर देखा जाए तो ये 10 होते हैं। और यूकैरियोट में लिखने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। यूकैरियोट के अंदर ऐसे लिखा जाता है EIF1, ऐसे EIF1। ई का मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, फिर इसी तरह से यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, ऐसे 10 होते हैं। तो प्रोकैरियोट में इनिशिएशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए 3 फैक्टर चाहिए, जबकि यूकैरियोट में से 10 होते हैं। बात आती है इनिशिएशन में करना क्या है। इनिशिएशन के अंदर ये जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, इन सबको आपस में जोड़ेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे और जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे। और वो कॉम्प्लेक्स तैयार करना वही कहलाता है इनिशिएशन। इसको बच्चों आप ऐसे समझो। समझाने के लिए ये मैंने यहां पर सेल को बनाया। क्लियर? इस सेल के अंदर यहां पर ये एमआरएनए है,
ये mRNA है। इसी तरह से यहाँ बच्चों राइबोसोम की ये छोटी यूनिट इस तरह से रखी है, ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट यहाँ रखी है, और यहाँ पर इस तरह से ये मैग्नीशियम आयन, ये tRNA सब यहाँ रखे। mRNA है, छोटी इकाई है, बड़ी इकाई है, tRNA। आप देखो ये सारे यहाँ पर अभी बिखरे बिखरे, सब कुछ यहाँ बिखरा बिखरा है। अब इनिशिएशन में करना क्या है, इन सबको आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। मतलब mRNA के साथ 30 यूनिट जोड़ेंगे, 50 यूनिट जोड़ेंगे, tRNA को जोड़ेंगे, इन सबको आपस में से जोड़ देंगे और सबको जोड़कर इससे कॉम्प्लेक्स बनाना, यह कहलाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब सबको आपस में जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाना, है इनिशिएशन कहते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या किया जाता है, ऐसे यहां पर लंबी चेन बनाते जाएंगे, ऐसे चेन बनाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा इलोंगेशन, और जहां चेन बनना रुक जाएगी वो टर्मिनेशन। तो क्या किया, इनिशिएशन के अंदर सबको जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाया। अच्छा, इलोंगेशन में लंबी चेन बनाई और टर्मिनेशन के अंदर चेन बनना बंद कर देते। अब ये सब कैसे कैसे होता है, इन सबको समझेंगे। पहले शुरुआत करेंगे इनिशिएशन के साथ। ट्रांसलेशन की 3 स्टेप हो रही थी, उसमें पहली थी इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन में, इनिशिएशन के अंदर सभी को जोड़कर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। इलोंगेशन में चेन बनेगी, इनिशिएशन में सबको जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाना है। वो चेन कैसे बनती है उसी से हम समझते हैं इनिशिएशन। ये बच्चों mRNA, एक बात ये पहले दिमाग में सभी बिठा लो कि जो बात हम समझने जा रहे हैं ये बातें प्रोकैरियोट्स के लिए, यूकैरियोट के लिए नहीं, किसके लिए, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये बच्चों mRNA, इस mRNA पर ये स्टार्टिंग कोडन कौन सा होता है, AUG। mRNA पर स्टार्टिंग कोडन AUG। अब बच्चों ये जो AUG होता है, इस AUG कोडन से थोड़ा सा पहले, मतलब अपस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम, हाँ इस साइड में, अपस्ट्रीम साइड में यहाँ पर एक क्रम देखने को मिलता है, और यहाँ जो क्रम देखने को मिलता है इस क्रम का नाम होता है शाइन-डेलगार्नो क्रम, जिसको हम SD सीक्वेंस कहते हैं। शाइन-डेलगार्नो शॉर्ट में SD सीक्वेंस। ये SD सीक्वेंस कहाँ है, एक बार फिर सुनना बच्चों, स्टार्टिंग कोडोन से थोड़ा पहले, ये AUG स्टार्टिंग कोडोन होता है, इस स्टार्टिंग कोडोन से थोड़ा सा पहले इस डायरेक्शन में यहां ये क्रम देखा गया, और इस क्रम का नाम होता है शाइन-डेलगार्नो क्रम। क्लियर। इस क्रम के अंदर यहां ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर ऐसे नाइट्रोजन बेस होते हैं। 8 नाइट्रोजन बेस का एक क्रम होता है, इसको शाइन-डेलगार्नो क्रम होता है। और कहां है, स्टार्टिंग कोडोन से थोड़ा पहले, थोड़ा मतलब यहां पर ऐसे नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस 4 से लेकर 12 हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग कोडोन से 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले ये क्रम देखा गया, और इसी क्रम का नाम शाइन-डेलगार्नो क्रम होता है। अच्छा, ये शाइन-डेलगार्नो क्रम बस प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में अपने अंदर नहीं है, ये प्रोकैरियोट में हम समझ रहे हैं। अब बच्चों इसी क्रम की मदद से यहां पर सबसे पहले जोड़ा जाता है राइबोसोम की छोटी इकाई को। सारा काम तरीके से होगा, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, सबको जोड़ना है, तो सबसे पहले राइबोसोम की छोटी इकाई को जोड़ेंगे। यहां पे बच्चों ये राइबोसोम की छोटी इकाई 30S का यहां पर जुड़ाव किया जाता है। 30S को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं, ये बच्चों यहां mRNA, अब यहां पर आएगी 30S इकाई, ये बच्चों ये 30S इकाई आई और यहां के जुड़ गई, 30S इकाई जुड़ गई। अब बच्चों इस 30S इकाई के अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर होता है 16S RNA। 30S इकाई के अंदर 16S RNA होता है। अब इस 16S RNA पर होता क्या है, इस शाइन-डेलगार्नो का पूरक क्रम पाया जाता है, और यहां जो पूरक क्रम पाया जाता है, इस पूरक क्रम को कहा जाता है एंटी शाइन-डेलगार्नो क्रम। यहां उसका पूरक क्रम क्या कहलाता है, एंटी शाइन-डेलगार्नो। जैसे बच्चों यहां पर अगर मैं लिख देता हूं A है, तो यहां उसका पूरक U होगा, यहां लिख देता हूं मैं G है, तो यहां उसका पूरक क्रम C होगा। बताओ, ये एक दूसरे के पूरक है, और पूरक है तो पूरक होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब शाइन-डेलगार्नो और एंटी शाइन-डेलगार्नो दोनों आपस में जुड़ते हैं, और इन्हीं के जुड़ने की वजह से इस mRNA पर यह राइबोसोम की छोटी इकाई आकर बाइंड हो जाती है। mRNA पर राइबोसोम की छोटी इकाई आकर यहां पर चिपक जाती है, ये यहां जुड़ जाती है। अच्छा, इसको जोड़ने में किसकी मदद की, शाइन-डेलगार्नो और एंटी शाइन-डेलगार्नो। अब एक बात ये दिमाग में फिर बहुत अच्छे से बिठाना, शाइन-डेलगार्नो क्रम तो पाया जाता है mRNA पर, शाइन-डेलगार्नो तो mRNA पर होता है, और जो एंटी शाइन-डेलगार्नो, ये एंटी शाइन-डेलगार्नो ये होता है 16S RNA पर। 30S के अंदर जो 16S RNA होता है, इसके पास ये शाइन-डेलगार्नो होता है। क्वेश्चन यही बनेगा, शाइन-डेलगार्नो क्रम किसके पास है, तो क्या आंसर दोगे बच्चों, 16S RNA। अब बताओ, mRNA भी जुड़ गया और राइबोसोम की छोटी इकाई जुड़ गई, तो इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बना, और इस कॉम्प्लेक्स को कहा गया 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। 30S और mRNA का ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले इनिशिएशन में कौन आके जुड़ा,
राइबोसोम की छोटी उप इकाई यहां पर आकर जुड़ जाती है और इन दोनों का 30S mRNA का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इन डायग्राम को भी बच्चों आप बना के रखें, डायग्राम बना के रखो, तभी ये प्रोसेस समझ में आएगी। यहां पर सब कुछ काम स्टेप बाय स्टेप होता है, तो आप ये ध्यान रखो कि किसके बाद क्या हुआ। अच्छा, ये 30S mRNA का कॉम्प्लेक्स बनाया, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए वही 30S mRNA का कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब इस 30S mRNA कॉम्प्लेक्स पर यहां पर जोड़ा जाता है अगली स्टेप में tRNA को। पहला वाला जो tRNA होता है, इनिशिएटर tRNA जो होता है वो आके जुड़ेगा। तो अगली स्टेप में प्रथम चार्ज tRNA का जुड़ाव किया जाता है और यहां पर इसको जोड़ने के लिए इनिशिएशन फैक्टर 2 व GTP की मदद ली जाती है। तो ध्यान रखना, प्रथम चार्ज tRNA को जोड़ा गया और इसको जोड़ने में IF2 की मदद लेंगे और GTP की मदद लेंगे और इन दोनों की मदद से जोड़ा जाता है। यहां पे बच्चों ये आपको समझाने के लिए फर्स्ट tRNA, इनिशिएटर tRNA, इनिशिएटर मतलब प्रारंभिक tRNA। एक बात मुझे बताओ, AUG किसको कोड करता है? सबको आना चाहिए, AUG मिथियोनिन को। लेकिन याद करो, प्रोकैरियोट में जब AUG शुरुआत करता है तो यहां जो अमीनो एसिड होगा वो मिथियोनिन के बजाय एन फॉर्माइल मिथियोनिन होगा। एन फॉर्माइल मिथियोनिन वही मिथियोनिन के जैसा जिसपे फॉर्माइल ग्रुप होता है। तो पहला अमीनो एसिड आ रहा है कौन सा वाला? एन फॉर्माइल मिथियोनिन वाला। और ये वाला tRNA अब यहां पर आकर ऐसे बैठेगा। जब ये tRNA यहां पर आकर जुड़ेगा तो इसको जोड़ने में मदद करता है IF2। फुल फॉर्म बोलो, इनिशिएशन फैक्टर 2। IF2 का मतलब इनिशिएशन फैक्टर 2 और साथ ही साथ मदद करता है GTP। एक बात ये दिमाग में फिर अच्छे से बिठाओ, जब भी tRNA जुड़ता है GTP का तो खर्चा होगा ही होगा। यहां तो GTP खर्च करनी ही करनी है, तो यहां GTP की मदद से इस tRNA को आके यहां पर बिठाया जाता है। ये बच्चों यहां tRNA आके बैठ गया। अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन जुड़ गया? mRNA है, 30S है और tRNA भी जुड़ गया। तो mRNA, 30S, tRNA सबका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं 30S राइबोसोम mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। 30S राइबोसोम mRNA tRNA का कॉम्प्लेक्स। बात समझ में? तो हमने अभी क्या किया, पहले तो mRNA पर छोटी उप इकाई को जोड़ा, उसके जुड़ने के बाद ये tRNA आके जुड़ गया। और tRNA यहां पर कैसे जुड़ा? तो इसको यहां लाने का काम किया IF2 ने और GTP यहां एनर्जी देता है। खास बात, यहां पर U है तो A, ये एंटीकोडन कोडन जुड़े, एंटीकोडन कोडन जुड़े, एंटीकोडन कोडन जुड़े, तो ये tRNA आके बैठ गया, ये tRNA आके बैठ गया। अभी तक हमने बहुत सारी बातें जोड़ दी है, लेकिन एक पार्ट अभी बचा हुआ है, राइबोसोम की वेरी गुड बड़ी उप इकाई वो बची हुई थी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 30S mRNA tRNA का जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर अब राइबोसोम की बड़ी उप इकाई को जोड़ेंगे। सिखाने के लिए ये बच्चों आपके सामने राइबोसोम की यहां पर बड़ी उप इकाई बनाते हैं। ये यहां पर बड़ी उप इकाई बना दी जो कि 50S होती है। क्लियर? अब यहां पर मैग्नीशियम की मदद से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई का जोड़ा जाता है। इस बड़ी उप इकाई को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 3 साइड दिख रही है, A साइट, P साइट और E साइट। A का मतलब वेरी गुड अमीनो असाइल साइट, तो A का मतलब होता है अमीनो असाइल साइट, P का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट और ये E का मतलब होता है एक्सिट साइट। ये साइट किसके पास है? 50S के पास। तो 50S के पास A, P और E साइट होती है। अब बच्चों राइबोसोम की जो 50 यूनिट आपको दिखाई दे रही है, यही 50 वाली यूनिट आकर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहां बैठेगी। 50 वाली आकर यहां पर बैठेगी, लेकिन यहां पर तरीके से बैठेगी। ऐसे बैठाना है कि ये जो पहला वाला tRNA, ये बच्चों फर्स्ट tRNA पहले यही जुड़ा है, तो जो पहला वाला tRNA है ये इस P साइड पे लगना चाहिए। मतलब इसको उठा के यहां ऐसे फिट करो कि P यहां आनी चाहिए। तो ये वाली बड़ी इकाई यहां आती है और यहां आके बैठ गई। और बैठी भी कैसे? ये बड़ी इकाई जो होती, मतलब P जो था, ये P वाला इस पहले वाले tRNA पे जुड़ा। A खाली है, E खाली है। तो हमने क्या सीखा, जब ये 50S आकर यहां जुड़ा तो बताओ पहला tRNA कौन सी साइड पे होता है? P साइड। A खाली होता है और E खाली होता है। बात समझ में? और यहां पर सब आपस में जुड़ गए, मतलब ये तैयार हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हमने कैसे किया? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले mRNA के साथ राइबोसोम की छोटी इकाई जोड़ी, फिर tRNA जोड़ा और फिर राइबोसोम की बड़ी इकाई जोड़ दी। अब याद रखना, छोटी इकाई और बड़ी इकाई जब आपस में जुड़ेगी तो यहां पर एक आयन लगा होता है, कौन सा? मैग्नीशियम।
तो यहां बच्चों ये मैग्नीशियम आयन जो होते हैं यही इन इकाई को आपस में जोड़ने का काम करता है। मेरा क्वेश्चन, पहला जो टीआरएनए था, फर्स्ट टीआरएनए, बताओ ए साइड पे जुड़ता है पी पर या ई पर? वेरी गुड, पहला वाला हमेशा कहां आके जुड़ता है? पी साइड पे आके जुड़ता है। ए खाली रहती है और ई खाली रहती है, तो पहला वाला हमेशा पी पे जुड़ता है और पी पे जुड़कर यहां कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको नाम दे दिया गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये बच्चों यहां पर इस तरह का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई? यहां पर सारी बातें स्टेप बाय स्टेप चली। छोटी यूनिट जोड़ो, टीआरएनए जोड़ो, बड़ी इकाई को जोड़ो, ये इनिशिएशन का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अच्छा, इस इनिशिएशन की प्रोसेस में केवल एक जीटीपी लगा था, एक जीटीपी। कहां? जब ये टीआरएनए को बिठा रहे थे तब जीटीपी खर्च हुआ। क्लियर? ये बातें हमने प्रोकैरियोट में समझी। अब यूकैरियोट में देखते हैं कि क्या होता है। यूकैरियोट में भी इनिशिएशन में लगभग यही बात होगी, हल्का सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम समझते हैं। तो अगली बात लेते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर ये बच्चों यहां एमआरएनए है, लेकिन खास बात यह है कि इसके स्टार्टिंग कोडोन से, इसका ये जो स्टार्टिंग कोडोन है एमआरएनए पर स्टार्टिंग कोडोन, इस स्टार्टिंग कोडोन से पहले शाइन-डेल्गार्नो क्रम नहीं होता। यहां बच्चों कोई शाइन-डेल्गार्नो क्रम नहीं है, शाइन-डेल्गार्नो क्रम होता ही नहीं है। तो बात आती है फिर यहां राइबोसोम की छोटी इकाई को कैसे जोड़ा जाए। तो यहां उसको जोड़ने में मदद करता है ये 7mg कैप। मतलब यहां पर जो काम प्रोकैरियोट में शाइन-डेल्गार्नो ने किया था, यहां पर वो काम 7mg कैप करती है। यहां पे बच्चों राइबोसोम की छोटी इकाई। अच्छा, यूकैरियोट का राइबोसोम 80s होता है, यूकैरियोट में राइबोसोम 80s प्रकार का होता है, और 80s की छोटी इकाई कौन सी है? 40s। इसके अंदर यहां पर होता है 18s आरआरएनए, पढ़ा था हमने। 40s के अंदर कौन सा होता है? 18s टाइप का आरआरएनए होता है। अब बताओ, यहां पर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस 7mg का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इस 18s आरआरएनए पे होता है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जैसे ये जुड़ेंगे तो एमआरएनए के साथ राइबोसोम की छोटी इकाई बाइंड हो जाती है। तो पहला काम छोटी इकाई को जोड़ा गया, लेकिन काम किसने किया? 7mg। सीधी सी बात है, जो काम प्रोकैरियोट में शाइन-डेल्गार्नो करा था वहां यहां ये काम 7mg के अपने कर दिया। क्लियर? अब बताओ छोटी इकाई जुड़ने के बाद क्या होगा? हां, अब यहां पर आएगा टीआरएनए, तो ये पहला टीआरएनए आ गया। लेकिन इस पहले टीआरएनए में खास बात ये होगी कि पहला अमीनो एसिड यहां पर होगा वो मिथ्योनिन होगा। प्रोकैरियोट में से तो कौन सा था? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन था, लेकिन यहां पर तो मिथ्योनिन ही होगा, यहां स्टार्टिंग ही मिथ्योनिन से होगी। अब यहां पे आकर जोड़ेंगे राइबोसोम की बड़ी इकाई, और आप देख भी रहे पहला वाला टीआरएनए पी साइड पे जुड़ा है, ए यहां खाली रहेगी, तो पहला वाला कहां पे आके जुड़ जाता है? पी साइड पे आके यहां पर ऐसे बाइंड हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अच्छा, ये वही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहां पर भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यहां पे भी काम तो वही हुआ। सबसे पहले एमआरएनए पर छोटी इकाई, एक बार फिर सुन लेना, एमआरएनए पर छोटी इकाई, फिर आता है टीआरएनए और फिर बड़ी इकाई। और बड़ी इकाई को कैसे जोड़ना है? ऐसे जोड़ना है कि पहला टीआरएनए हमेशा पी पे रहे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, पहला हमेशा पी पे रहना चाहिए। बात समझ में? तो ये ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या कहानी है, यूकैरियोट्स में क्या कहानी है, ये हमने समझा। बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया इनिशिएशन, और यहां पे बन चुका है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये तो इनिशिएशन की बातें हुई। अब जो हम समझने जा रहे हैं इलोंगेशन की प्रोसेस। अच्छा, इनिशिएशन में क्या किया? सबको जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया। इनिशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कर लोगे? पहला क्वेश्चन तो ये आता, शाइन-डेल्गार्नो क्रम कहां है? एमआरएनए के पास। एंटी शाइन-डेल्गार्नो क्रम 16s आरआरएनए के पास होता है। सबसे पहले एमआरएनए पर छोटी इकाई जुड़ती है, फिर टीआरएनए जुड़ता है और फिर बड़ी इकाई। जीटीपी कहां खर्च हुआ? तो टीआरएनए को बिठाते टाइम जीटीपी का खर्चा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। इनिशिएशन में कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम चलते हैं इलोंगेशन के पास। इलोंगेशन, दीर्घीकरण। इलोंगेशन में होता क्या है? दीर्घीकरण के अंदर हम लंबी चेन बनाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल कारक काम करेंगे। अच्छा, इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर काम आते हैं, तो इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर, दीर्घीकरण कारक काम आते हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स काम आते हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट में 3 होते हैं। प्रोकैरियोट में कौन कौन से 3 हैं? EFTU, EFTS, EFG। कितने हो गए? 3। EF का मतलब होता है इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, T का मतलब टेम्परेचर, U का मतलब अनस्टेबल। तो पूरा हो गया इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल। फिर से इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर, S मतलब स्टेबल।
तो इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल होता है। और तीसरा होता है जी, जिसका ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, तो इलोंगेशन फैक्टर TU, TS और G होते हैं। बात समझ में? अच्छा, यूकैरियोट्स में बस 2 ही है, और 2 को कैसे लिखा गया? EEF1। ई का मतलब यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो ऐसे यहां EEF1 और EEF2 होते हैं। तो ऐसे यहां पर यूकैरियोट्स के अंदर 2 कारक होते हैं। प्रोकैरियोट में 3 होते हैं, यूकैरियोट्स में 2 होते हैं। अब बात आती है यहां पर लंबी चेन कैसे बनाई जाए। ये बात आप फिर बहुत ध्यान समझना। एक बार ये प्रोसेस समझ में आ जाए तब तो यही बातें बार बार बस रिपीट ही होगी। एक बार बस ध्यान समझो कि पहली स्टेप में यहां पर हो क्या रहा है। क्लियर? आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहां पर वही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें पहला वाला tRNA कहां जुड़ा था? P साइड पे जुड़ा था। कौन खाली था? A। अब जो इलोंगेशन की जब प्रक्रिया शुरू होगी, इलोंगेशन चालू होगा, तो नया वाला A पर आके जुड़ेगा। इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पर नया वाला A पर आके जुड़ेगा। आपको समझाने के लिए ये tRNA बना दिया। कौन से नंबर का? सेकंड। अरे ये पहला था तो ये सेकंड था। अच्छा, यहां कोडोन GGG है, किसको कोड करता है? वेरी गुड, ग्लाइसिन। तो जो सेकंड नंबर का अमीनो एसिड आएगा वो ग्लाइसिन लेके आएगा। अब यहां पर इस tRNA को लेके आना है, तो यहां इस tRNA को लाने में मदद करता है इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और GTP। एक बात तो फिक्स है, जब भी यहां tRNA जुड़ेगा, GTP का खर्चा तो होगा ही होगा। GTP तो खर्च होने ही होने, तो ये वाला tRNA आके यहां पर ऐसे बैठ जाएगा। अच्छा, इलोंगेशन फैक्टर TU ने काम किया, TS ने काम किया, GTP की मदद ली और ये tRNA आके यहां बैठ गया। अच्छा, ये tRNA A साइड पे आके जुड़ गया। बात समझ में? GTP कहां खर्च होता है? tRNA को बिठाते टाइम GTP। अच्छा, इलोंगेशन की प्रोसेस है तो ये इलोंगेशन फैक्टर TU, TS काम आए, लेकिन ये जो पहला वाला जब जुड़ा था तो यहां जुड़ाने में मदद किया था इनिशिएशन फैक्टर 2 ने, कुछ याद है? और यहां पर वही एक GTP का खर्चा भी हुआ था। तो इसको बिठाने में तो IF2 काम आया था, क्योंकि ये इनिशिएशन में जुड़ा, ये इलोंगेशन में जुड़ा तो इसमें इलोंगेशन फैक्टर्स काम आए। और किसकी मदद ली गई? GTP। बात समझ में? अच्छा, दोनों अमीनो एसिड आ चुके हैं। अब इन दोनों अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेंगे। याद करो, जोड़ना है तो बीच में क्या बनाना पड़ेगा? अमीनो एसिड को जोड़ना है, बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। अरे अमीनो एसिड को जोड़ते टाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बात आती है यहां पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता होगा, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना अब हम समझेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बनाते टाइम इस पहले वाले का COOH और अगले अमीनो एसिड का NH2, पहले वाले का COOH, अगले वाले NH2 के बीच में यहां बॉन्डिंग होती है। कैसे ये बॉन्ड बनता है इसी को अब हम समझते हैं। ये अमीनो एसिड 1 है, ये 2 है, दोनों को चिपकाना है। तो दोनों को चिपकाते टाइम सबसे पहले यहां ये अमीनो एसिड इस tRNA के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ लेता है। tRNA के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। तोड़ने से फायदा क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी यहां पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगी। मतलब ये tRNA यहां से टूटेगा मतलब ये यहां से एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये tRNA जैसे यहां से बाहर निकला उसी टाइम यहां बॉन्ड बनेगा। ये काम साथ साथ होता है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली होता है। जैसे ये टूटा उसी टाइम बनता है, मतलब एक साथ, एक इधर से तो ये टूट रहा होता है, इधर ये बॉन्ड बन रहा होता है। एक बार फिर सुनना, यहां पे बच्चों, यहां पे ये था, यहां पर ये बॉन्ड टूटा, जैसे tRNA यहां से टूटा उसी टाइम यहां बॉन्ड बन जाता है। मतलब ये टूटा और ये बॉन्ड बनना ये लगभग साथ साथ ही होता है। अब यहां जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। बात आती है इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा कौन? तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए यहां बच्चों इस राइबोसोम के अंदर यहां पर इस जगह पे बैठा होता है 23S rRNA, कुछ याद है? 23S rRNA, और वही यहां पर क्रिएट करता है ये पेप्टाइड बॉन्ड। तो 23S rRNA इस पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। इसी 23S rRNA को कहा जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, क्योंकि यही पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करता है। और पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करता है इसलिए इसको नाम दिया गया पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एग्जैक्टली कौन है? तो 23S rRNA। अरे यही तो 23S rRNA जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। अब फिर से वही क्वेश्चन, RNA बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है, यानी एक तरह से एंजाइम का काम कर रहा है, और RNA एंजाइम का काम करे क्या कहलाता है? राइबोजाइम। इसी को क्या कह देते हैं? राइबोजाइम। तो 23S rRNA राइबोजाइम का काम करता है। यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राइबोजाइम का एग्जाम्पल बताओ, सबसे बढ़िया उदाहरण 23S rRNA। बात समझ में? तो हमने क्या समझा?
यहां पर जैसे ये टीआरएनए बाहर निकला, एनर्जी मिली, उसी से ही ये पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हुआ। बताओ कितने अमीनो एसिड जुड़ गए? 2। क्लियर? अब दोनों अमीनो एसिड के जुड़ने की वजह से जैसे ये यहां जुड़े, टीआरएनए बाहर निकला तो पी साइड खाली हो गई। पी साइड का टीआरएनए ई साइड से होता हुआ बाहर निकल जाता है। कौन खाली हो गया? हाँ, फिर बताना कौन खाली हो गया? पी साइड खाली हो जाती है। अब जैसे ये पी साइड खाली होती है, अब इसको यहां आगे धक्का मारते हैं। एक बार मैं फिर से इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं, वही डायग्राम है, वही पी साइड खाली हो गई है, ये अमीनो एसिड जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड। समझने के लिए यहां पे इसको बना दिया, वही सेम डायग्राम। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे? इसको आगे धक्का मारेंगे। आगे धक्का मारने की इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसलोकेशन। लोकेशन को थोड़ा सा ट्रांसफर करना, चेंज करना, लोकेशन को चेंज करना, यही ट्रांसलोकेशन होती है। इस ट्रांसलोकेशन में इस राइबोसोम को यहां पे धक्का मारेंगे। बहुत अच्छे सीखना है। एमआरएनए अपनी जगह रखेंगे, टीआरएनए अपनी जगह रखेंगे। बस आप क्या करो, इस राइबोसोम के पीछे बैठ जाओ और पीछे बैठ के इसको धक्का मार दो। पीछे बैठ के इसको धक्का मार दो, एक कोडन धक्का मार दो, मतलब इसको यहां से एक कोडन आगे खसका दो। और आगे खसकाने की इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। ये जो ट्रांसलोकेशन है, इसको धक्का मारने में यहां काम आता है इलोंगेशन फैक्टर जी, और साथ ही साथ एनर्जी देने के लिए जीटीपी। यानी यहां पर भी जीटीपी, इसको धक्का मारने के लिए भी एनर्जी जीटीपी से आती है। तो जीटीपी 2 जगह खर्च होती है। कहां कहां? एक तो टीआरएनए को बिठाते टाइम, टीआरएनए को बिठाते टाइम तो जीटीपी खर्च होती है। एक इसको धक्का मारते टाइम भी यहां एक जीटीपी और खर्च होगी। अच्छा, जब इसको धक्का मारेंगे, सभी ध्यान से सुना, यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको धक्का मारेंगे, ए वाला, ये ए वाला पहुंचेगा यहां, यहां मतलब यू, ए वाला पहुंचेगा यू पे, पी वाला पहुंचेगा जी पे, मतलब इसको धक्का मारे। और जैसे ये पी वाला यहां पहुंचेगा, ये एयूजी हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये एक कोडन आगे खसक जाएगा। डायग्राम में समझते हैं। यहां बच्चों ये डायग्राम बनाया। अब बताओ, जैसे इसको यहां धक्का दिया तो ये वाला, ए वाला पहुंचा यू पे, ए वाला पहुंचा यू पे, पी वाला पहुंचेगा जी पे, और एयूजी बाहर हो गया। अरे यही तो होगा, एयूजी क्या हो जाएगा? बाहर। अच्छा, यहां पर जैसे धक्का मारा, आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात नोटिस की होगी, यहां कौन खाली है? कौन सी साइड खाली है? पी। लेकिन जैसे इसको धक्का मारेंगे तो ये ए आगे खसकेगा, टीआरएनए अपनी जगह रहेगा, टीआरएनए अपनी जगह रहेगा। यहां इसको जैसे धक्का मारेंगे, धक्का मारते ही ए आगे खसकेगा, ए आगे खसकते ही ए खाली हो जाएगा। अरे इसको धक्का मार रहे हो तो आगे जाएगा, तो यहां कुछ नहीं है तो खाली तो होगा। सीधी सी बात है, पहले पी खाली था, लेकिन जैसे धक्का मारा, इधर से इसको धक्का मारा, धक्का मारते ही ए खाली हो गया। अब बताओ यहां पर कौन खाली है? ए। अब जैसे ही पता चला ए खाली है, आगे की कहानी तो वही है। नया वाला, हाँ, नया वाला हमेशा ए पर जुड़ता है, इतना याद रखना है। पहला वाला जो था, पहला वाला वो पी पे जुड़ा था। अब आगे जितने भी इलोंगेशन में आते जाएंगे, सब ए पर जुड़ते जाएंगे। यहां पर इस ए साइड पर ये नया टीआरएनए आके जुड़ेगा। अच्छा, अमाइनो एसिड नंबर कौन सा है? 3rd, 2 जुड़ चुके। तीसरे नंबर का आके यहां जुड़ा, किस साइड पर? ए साइड पर, क्योंकि खाली यही है। तो हमने क्या पढ़ा? पहला वाला पी पे जुड़ता है, इलोंगेशन में जितने भी आएंगे अब सब ए पर आके जुड़ते जाएंगे, इस ए पे आके जुड़ रहे हैं। जैसे बच्चों यहां पर आके जुड़ा, अच्छा, जुड़ते ही अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? वही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसके डायग्राम को भी हम यहां पर कुछ इस तरह से यहां बना लेते हैं। है वही डायग्राम, समझाने के लिए यहां बना रहा हूं। यहां पर फिर से वही प्रोसेस, यही प्रोसेस अब बार बार रिपीट होगी, एक ही जैसी प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। अब मैं आपसे पूछूंगा, अच्छे से आंसर देना। बताइए, 2 अमीनो एसिड को जोड़ना है, कौन सा बॉन्ड? सभी बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड, एक बार में समझना चाहिए, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। जब यहां पर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो पहले ये टीआरएनए अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, पी साइड वाला ये अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड को टूटेगा, ये यहां से बाहर निकला, उसी टाइम यहां पेप्टाइड बॉन्ड बना। बॉन्ड टूटने से फायदा ये होता है कि एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो बताओ, क्या अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं? अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं। जैसे ये अमाइनो एसिड जुड़ गए, कितने? 3। अब बताओ कौन खाली हो गया? पी, क्योंकि यहां का टीआरएनए बाहर निकल जाता है। अच्छा, जैसे ये खाली हुआ, पी खाली हुआ। पी खाली होते ही अब क्या करो? धक्का मारो, और धक्का मारने की प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन। अच्छा, जैसे इसको धक्का मारेंगे तो धक्का मारने में इलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी खर्च होता है। जीटीपी 2 जगह लगता है, एक तो इस टीआरएनए को बिठाने में और एक धक्का मारने में। अच्छा, जैसे धक्का मारेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, अच्छे से आना चाहिए। धक्का मारते ही अब बताओ कौन खाली हो जाएगा? यहां कौन खाली है? बी।
P, लेकिन धक्का मारते ही यहां A खाली हो जाएगा। अरे इसको आगे खसकाएंगे तो जैसे ये आगे जाएगा तो A खाली हो जाएगा, तो यहां आगे जाके फिर A खाली हो गया। फिर वही कहानी, नया वाला बिल्कुल A पर आके जुड़ेगा, नया वाला A पे आके जुड़ रहा है बच्चों। बस पहला वाला जो है ना ये P पे जुड़ा था, नया वाला A पे जुड़ा। जैसे ये यहां जुड़ा, अब मैं नहीं बताऊंगा क्या होगा। हाँ, सबसे पहले ये tRNA इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जैसे तोड़ेंगे ये टूटा, उसी टाइम एनर्जी से यहां पेप्टाइड बॉन्ड बना। ये काम साथ साथ होगा, एक बार फिर सुन लेना। यहां पर क्या हुआ, ये tRNA था, ये बॉन्ड टूटा और जो एनर्जी निकली पेप्टाइड बॉन्ड बना देती है। बात समझ में? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना रहा है? वही 23S RNA जो यहां बैठा हुआ है, 23S RNA वही पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहा है। अब बताओ फिर कौन खाली? P। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, फिर क्या होगा? यस, धक्का मारेंगे, और धक्का मारने के प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन। जैसे धक्का मारेंगे फिर A खाली होगा, नया वाला फिर A पे जुड़ेगा। तो आप देखो अमाइनो एसिड यहां जुड़ते जा रहे हैं, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं, तो अमाइनो एसिड की यहां पर ऐसे चेन बनती जा रही है, लगातार यहां पर चेन बनती जा रही है। अब बात आती है ये चेन कब तक बनाते रहे? कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके नीचे गिर जाए, कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो उस रोकने का काम किया जाता है टर्मिनेशन की प्रोसेस में। तो इलोंगेशन में हमने क्या पढ़ा? इलोंगेशन में हमने सीखा कि 3 फैक्टर काम आए, इलोंगेशन फैक्टर TU और TS। इलोंगेशन फैक्टर TU और इलोंगेशन फैक्टर TS, ये तो इसको बिठाने में मदद करते हैं, और इसको धक्का मारने में इलोंगेशन फैक्टर G काम आता है। 2 GTP हर अमीनो एसिड में लगते हैं। एक GTP तो इसको बिठाते टाइम लगाता है, और एक GTP इसको धक्का मारते टाइम। और नया अमीनो एसिड हमेशा A पे आके जुड़ता है, नया हमेशा A पे जुड़ता है। बस पहले वाला P पे होता है, बाकी नया तो हमेशा A पर आकर ही यहां पर जुड़ता रहेगा। अच्छा, ये सब काम इलोंगेशन का हो रहा था। जब ये चेन यहां चलती जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस चेन को रोकना तो पड़ेगा, और इस रोकने वाली प्रोसेस का नाम दिया जाता है समापन, टर्मिनेशन। अब बात आती है टर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे की जाए। इस टर्मिनेशन की प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कुछ फैक्टर की आवश्यकता होती है। हर प्रोसेस में फैक्टर चाहिए। इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर काम आए, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर काम आए, तो बताओ टर्मिनेशन में टर्मिनेशन फैक्टर? ऐसा नहीं होता है। यहां टर्मिनेशन फैक्टर के बजाय यहां पे लिखा जाता है विमोचन कारक। इंग्लिश में कहें तो इसको कहा जाता है रिलीजिंग फैक्टर्स। रिलीजिंग फैक्टर्स यहां काम आते हैं, और ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट में वापस 3 ही है, ये 3 ही होते हैं। यहां पर बस ऐसे लिख देंगे RF1। RF मतलब रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3। कितने हो गए? 3। अच्छा, यूकैरियोट में तो बस एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है, जिसको ERF से लिखा जाता है। ERF का फुल फॉर्म यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर। तो प्रोकैरियोट में 3 कारक होते हैं, और यूकैरियोट के अंदर केवल एक कारक होता है, ERF होता है। अब बात आती है टर्मिनेशन किया कैसे जाए। टर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टॉप कोडन की आवश्यकता पड़ती है, और वो तीनों स्टॉप कोडन सबको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। पहला UAA, फिर से UAG, एक और UGA। तो यहां पे बच्चों ये प्रोसेस चलती जा रही थी, चेन बनती जा रही थी, अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे थे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी। अब बताओ, जैसे इसको धक्का मारा, धक्का मारते ही A आगे पहुंचता है, A खाली था। अब ध्यान से देखो A पर कौन सा कोडन लगा है? A पर UAA लगा है। UAA मतलब स्टॉप कोडन। अरे ये तो एक स्टॉप कोडन है। स्टॉप कोडन 3 है, 3 में से कोई भी स्टॉप कोडन काम आ सकता है। 3 कौन कौन से? याद करो, UAA, UAG और UGA। अरे ये तीनों ही तो स्टॉप कोडन है, तीनों में से कोई भी काम आ सकता है। बताओ कौन सा वाला आ गया? UA आ गया। अब ये स्टॉप कोडन आते ही यहां अगला अमीनो एसिड आएगा ही नहीं, अगला अमीनो एसिड आते ही नहीं है, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो इनका यहां कोई tRNA भी नहीं होता, ना कोई tRNA आ रहा है, ना कोई अमीनो एसिड आ रहा है। जब अमीनो एसिड नहीं आ रहा है तो अगला पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगला पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन रहा है तो चेन बनना बंद हो गई। चेन बनना बंद हो गई क्योंकि अमीनो एसिड आने बंद हो गए स्टॉप कोडन की वजह से। अच्छा, स्टॉप कोडन कौन सी साइड पे आया? A साइड पे। वेरी गुड, A साइड पे स्टॉप कोडन आते चेन बनना बंद हो गई। अब यहां बच्चों एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। ये जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन अभी तक बनी है, कहां से शुरू हुआ था? ये AUG से, और ये चेन बनती गई, चलती गई, ऐसे चलती गई। स्टॉप कोडन पे आकर चेन बनना रुक तो गई, लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड चेन अभी भी इस लास्ट वाले tRNA से जुड़ी है, और अभी जुड़ी है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को
यहां से अलग करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ता है। और रिलीज करने के लिए फैक्टर काम आते हैं, रिलीजिंग फैक्टर, विमोचन कारक। अच्छा, यहां विमोचन कारक काम आते हैं, जैसे यहां पे बच्चों विमोचन कारक आया RF1 RF2। विमोचन कारक कौन से आए? RF1 RF2। किसकी मदद से? GTP की मदद से। अच्छा, RF1 RF2 RF3 इन दोनों को सक्रिय करने में काम आता है। तो यहां RF1 RF2 कोई भी आ सकता है, ये फैक्टर आते हैं और यहां से इसको रिलीज करा देते हैं, यहां से इसको रिलीज करा देते हैं, और साथ ही साथ एक GTP खर्च होता है। पूरी टर्मिनेशन की प्रोसेस में, टर्मिनेशन तो एक ही बार होगा लास्ट में जाके, एक GTP यहां खर्च होता है। अच्छा, फिर ये चेन यहां से, ये tRNA यहां से रिलीज हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी, छोटी इकाई अलग, बड़ी इकाई अलग, mRNA अलग, पूरा कॉम्प्लेक्स बिखर जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स यहां बिखर जाता है। तो कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है, कुछ समझ में आए बच्चों? यहां पर स्टॉप कोडन आते ही चेन बनना समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन, चेन का समापन कौन से कोडन कराते हैं? स्टॉप कोडन। चेन बनना बंद तो हो जाती है, लेकिन इस चेन को रिलीज करने वाले कारक, हाँ, रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, ये विमोचन कारक होते हैं। प्रोकैरियोट में 3, यूकैरियोट में बस एक ही होता है, और यहां पर भी एक GTP खर्च होता है। बात समझ में? जितनी कुछ प्रोसेस मैंने यहां पर अभी आपको समझाई है, इनमें से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आए, कर लोगे? क्लियर? हमने क्या प्रोसेस समझी, एक आउटलाइन देता हूं। सबसे पहले जो mRNA था, इस mRNA पर मुझे बताओ सबसे पहले क्या आके जुड़ा था। इनिशिएशन से स्टार्ट करते। mRNA पर सबसे पहले आके जुड़ा था राइबोसोम की छोटी इकाई, ये जुड़ गई 30S, याद करो। फिर उसके बाद यहां पे जुड़ता था tRNA, यहां बच्चों ये tRNA आके जुड़ गया। क्लियर? ये tRNA के जुड़ गया, पहला वाला, फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद क्या जुड़ा था? राइबोसोम की बड़ी उपिकाई। तो यहां बच्चों ये राइबोसोम की बड़ी उपिकाई जुड़ गई। बड़ी उपिकाई के अंदर हम जानते हैं 3 साइट होती है, कौन कौन सी? A साइट, P साइट और E साइट। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था। अच्छा, इस तरह से यहां पर क्या बन गया था? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पहला वाला हमेशा P पे जुड़ता है, यही पढ़ा था हमने। अब बताओ, जैसे इलोंगेशन चालू हुआ तो यहां पर अब नया वाला हमेशा A पर आके जुड़ता है, इस A पे जुड़ेगा, और ये A पर आके जुड़ गया दूसरे नंबर का। अब बताओ, पहला दूसरा जुड़ गए, अब क्या करें? दोनों के बीच में यहां बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले ये जो tRNA अपने बॉन्ड को तोड़ देता है, और जैसे ये बॉन्ड टूटता है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट होता है, और ये अमीनो एसिड ऐसे बनते जाएंगे। अच्छा, यहां पर फिर इसको आगे धक्का मारेंगे, आगे धक्का मारते ही A खाली होगा, नया वाला हमेशा A पे जुड़ेगा, चेन चलती जाएगी। चेन बन रही है, मतलब इलोंगेशन होता जा रहा है। कब तक? जब तक कि स्टॉप कोडन ना आ जाए। स्टॉप कोडन, समापक कोडन आ गए, स्टॉप कोडन आते ही चेन बनना बंद हो जाएगी, और लास्ट में चेन को रिलीज करने वाले रिलीजिंग फैक्टर। तो बहुत आसान प्रोसेस है। ओवरऑल समझाने में टाइम लगा है, लेकिन समरी हम निकाले तो बहुत आसान है। mRNA पर छोटी इकाई जोड़ो, tRNA जोड़ो, बड़ी इकाई जोड़ो, इनिशिएशन तैयार। यही इनिशिएशन तैयार। फिर नया वाला हमेशा A, पहला वाला P पे, नया वाला A पे आता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते जाएंगे, tRNA को बाहर निकालते जाएंगे, चेन बनती जाएगी, स्टॉप कोडन तक चेन बनाते जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, और जैसे ही चेन बनेगी, लास्ट में जाके पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी, पूरा कॉम्प्लेक्स बिखर जाएगा। बात समझ में बच्चों? तो ये प्रोसेस ट्रांसलेशन की होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की। दिमाग में इसको आप समराइज करो तो बहुत आसान सी है। क्लियर? यहां पे बच्चों कहां कितने फैक्टर्स लगे होंगे, इन सब बातों को भी एक बार हम समझ लेते हैं। कारक प्रोकैरियोट में कितने, यूकैरियोट में कितने? प्रोकैरियोट के अंदर प्रारंभन कारक की बात करें, इनिशिएशन फैक्टर, बोलो बच्चों कितने थे? हाँ, यहां पर 3 फैक्टर थे, और यूकैरियोट में ये 10 थे। क्लियर? अगले नंबर पे आता है इलोंगेशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वापस 3 थे, और ये यहां यूकैरियोट में 2 थे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं रिलीजिंग फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रिलीजिंग फैक्टर। यहां वापस 3 थे, यहां पर 1 ही था। तो यहां पर एक बात बहुत अच्छी देखी आपने, प्रोकैरियोट में चाहे इनिशिएशन हो, चाहे इलोंगेशन हो, चाहे टर्मिनेशन हो, हर जगह 3-3 फैक्टर काम आते हैं। हाँ, यूकैरियोट में अलग है, स्टार्टिंग में 10, इलोंगेशन में 2, और रिलीजिंग में तो बस 1 फैक्टर से काम हो जाता है। बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कहाँ कितने कितने फैक्टर आए। मेन तो हमारे लिए प्रोकैरियोट से, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? अच्छा, कहाँ कितना ATP कितना GTP खर्च होगा, उसकी भी हमें कैलकुलेशन निकालते हैं। समझाने के लिए ये बच्चों यहाँ पर ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे थे। अब बताओ, इस पहले अमीनो एसिड, पहले वाले की बात करें, पहले वाले अमीनो एसिड को जब जोड़ा गया, तो पहले वाले अमीनो एसिड में एक तो ATP का खर्च हुआ होगा, और इसमें एक ही GTP खर्च हुआ, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में तो इलोंगेशन होता ही नहीं, मतलब वहां पे ट्रांसलोकेशन तो होता ही नहीं है,
और ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो वहां पे केवल एक जीटीपी खर्च हुआ, वो भी इस टीआरएनए को बिठाने में। तो मुझे बताओ, एक अमीनो एसिड के लिए यहां एक एटीपी एक जीटीपी। जब ये अमीनो एसिड नंबर 2 जुड़ा तो इसमें एटीपी तो एक है लेकिन जीटीपी 2 खर्च हुए। 2 कहां? एक तो इसको बिठाने में और साथ साथ धक्का मारने में भी तो एक लगा होगा, बिठाने में और धक्का मारने में। धक्का मारना होता है ट्रांसलोकेशन में। तो बताओ कितने जीटीपी खर्च हुए? 2। अमीनो एसिड नंबर 3 में भी एक एटीपी 2 जीटीपी, हर अमीनो एसिड में एक एटीपी 2 जीटीपी। इसी तरह से यहां पर भी एक एटीपी 2 जीटीपी। तो हमने क्या सीखा? जितने भी अमीनो एसिड है प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए एक एटीपी और 2 जीटीपी का खर्चा हुआ। लेकिन खास बात, पहले वाले में एक ही जीटीपी खर्च होता है। लेकिन एक बात हमने ये भी सीखी है, जब ये पूरी चेन बन जाएगी तो लास्ट में इसको रिलीज करते टाइम यहां पर भी तो एक जीटीपी चाहिए, रिलीज करते टाइम भी तो एक जीटीपी चाहिए। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, पहले वाले में लगता एक जीटीपी है लेकिन एक लास्ट वाला भी जोड़ लो तो हुआ तो इसमें भी 2 ही। तो हर अमीनो एसिड में 2 जीटीपी लगते जाएंगे। लगता पहले में एक है लेकिन फिर भी हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि एक लास्ट में पूरी चेन को रिलीज करने में एक जीटीपी लगता है। तो हम यहां पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी आवश्यक होते हैं। मैं आपसे पूछूंगा एटीपी कब खर्च होता है? वेरी गुड, एटीपी तो एक्टिवेशन के टाइम पे खर्च होता है, जीटीपी 2 जगह, टीआरएनए को बिठाते टाइम और धक्का मारते टाइम। अच्छा, पहले वाले में तो धक्का ही नहीं लगा, फिर 2 क्यों बोल दिए? हाँ, इसलिए बोल दिया क्योंकि लास्ट में एक रिलीज करते टाइम एक्स्ट्रा लगा था, तो इसीलिए हम हर जगह 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, 25 अमीनो अम्लों को जोड़ना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है 25 की। क्वेश्चन, कितने एटीपी कितने जीटीपी? बोलो बच्चों। यस, 25 एटीपी और जीटीपी डबल कर दो 50, यानी जितने अमीनो एसिड होते हैं उतने एटीपी करेंगे और जीटीपी निकालना है तो उसके डबल कर दिया जाए, क्योंकि हर अमीनो एसिड में 2 जीटीपी लगते ही है। बात समझ में? तो ये जो बात समझाई गई, इस पे भी अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। एक लास्ट पॉइंट और बचता है, पश्च अनुवादन संशोधन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसलेशन जब खत्म हो गया, प्रोटीन जब बन गया, उसके बाद प्रोटीन को मॉडिफाइड करना। ट्रांसलेशन के बाद अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उसे हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। अनुवाद के बाद होने वाले संशोधन, अनुवाद के बाद होने वाले मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। बात आती है मॉडिफिकेशन में करते क्या है। इन मॉडिफिकेशन के अंदर कई बार ऐसे मॉडिफिकेशन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का पहला अमीनो अम्ल हटा दिया जाता है, पहला अमीनो अम्ल हटा देते, कई बार तो दूसरा भी हटा देते। अच्छा, तथा कार्बोहाइड्रेट अणु को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जोड़ा जाता है, मतलब पहला वाला अमीनो एसिड हटा के उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा जाता है। अच्छा, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं और इसी वजह से ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण होता है। ये निर्माण या ये संशोधन ईआर में शुरुआत होते हैं और गोल्जी बॉडी में जाके पूर्ण होते हैं। एक बार फिर समझो, पहले अमीनो एसिड को हटाएंगे और उसकी जगह वहां पे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया जाता है। प्रोसेस का नाम ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। शुरुआत ईआर करती है, गोल्जी बॉडी में काम कंप्लीट होता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझो, ये यहां पर अमाइनो एसिड की चेन है, अमाइनो एसिड को जोड़ रखा है। ये बच्चों अमाइनो एसिड को जोड़कर ये प्रोटीन बना है। ये यहां पर क्या बन चुका है? प्रोटीन। ये इतना बड़ा प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड आप कह सकते हो। अब प्रोटीन बन गया, ट्रांसलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? इस पहले वाले अमाइनो एसिड को हटा देते हैं, हटा दो, और उसकी जगह यहां पर इन शुगर मतलब ग्लाइको को जोड़ दो। शुगर मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट को, जिसको हम शर्करा, एस मतलब शर्करा या आप ग्लाइको कह सकते हो, पहले वाले को हटा दो और उसकी जगह शर्करा को जोड़ दो। अच्छा, ये शर्करा के लिए क्या शब्द लगाया? ग्लाइको। और ये क्या है? प्रोटीन। तो पूरा नाम बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया और इस प्रक्रिया का नाम ग्लाइकोसाइलेशन। ये काम शुरू कहां हो जाता है बच्चों? ईआर। ईआर में शुरू हो जाता है और इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है गोल्जी बॉडी में। अच्छा, मेन सारा काम सब कुछ ज्यादातर गोल्जी बॉडी में ही होता है। आप बच्चों सेल बायोलॉजी में पढ़ते भी है, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड कहां बनते हैं? याद है कुछ ऐसा? गोल्जी बॉडी में बनते हैं। अरे गोल्जी बॉडी के अंदर ये काम किया जाता है, तो ज्यादातर ये प्रोसेस गोल्जी बॉडी के अंदर ही की जाती है। हाँ, लेकिन याद रखना, शुरुआत तो ईआर में ही हो जाती है। ईआर में प्रारंभ, गोल्जी बॉडी में इसको पूर्ण कर लिया जाता है। जो मैं पूछ रहा हूं आंसर देना। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब बोलो।
ट्रांसलेशन के बाद का मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? पहले अमीनो एसिड को हटा के शुगर जोड़ देते हैं, इससे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और इस प्रक्रिया का नाम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। जो बातें यहां प्रोटीन सिंथेसिस में अभी तक समझाई गई, क्लियर बच्चों? इस प्रोटीन सिंथेसिस वाले पार्ट में जब आप मॉड्यूल में पढ़ोगे तो वहां मिलेगा एक टर्म यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसके फंक्शन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो यूटीआर क्या होता है? जब हम कोडोन्स समझ रहे ना, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में उसको समझा चुके हैं। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, इसके क्या कार्य होते हैं वो पहले बता चुके हैं। तो मॉड्यूल से भी इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहां पे आके अपना प्रोटीन सिंथेसिस तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम समझ रहे थे। इसी में बच्चों एक पॉइंट आता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, इसे ही पॉलीसोम या अर्गोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ये पॉलीराइबोसोम क्या होता है इसको हम समझते हैं। पहले ये ध्यान रखना, पॉलीराइबोसोम कंडीशन ये प्रोकैरियोट्स के लिए अप्लाई होती है। ये देखी गई है मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर। आपको समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर ये एक एमआरएनए ड्रॉ किया है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर इसके साथ ये राइबोसोम को जोड़ा जाता है और यही राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता जाता है। तो एमआरएनए से ऐसे प्रोटीन बन रहा होता है, ये राइबोसोम प्रोटीन बना रहे होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के इस एक एमआरएनए पर ही यहाँ पर कई सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक राइबोसोम और जुड़ा होता है, ये जैसे आगे जाता है पीछे से राइबोसोम जुड़ जाता है, ये प्रोटीन बना रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये राइबोसोम जुड़ा है, ये राइबोसोम जुड़ा है, ये राइबोसोम जुड़ा है। तो आप देखिए एमआरएनए कितना है, ध्यान से बताओ। एमआरएनए तो एक ही है, अरे एक ही तो एमआरएनए, और इस एक एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम जुड़े। एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े, और जब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हो तो इसी पूरी कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, जिसका एक नाम और है पॉलीसोम, एक नाम और है अर्गोसोम। तो पॉलीराइबोसोम कहो, अर्गोसोम कहो या पॉलीसोम कहो, बात एक ही होती है। क्लियर? और ये कंडीशन मेनली प्रोकैरियोट्स में होती है, मेन प्रोकैरियोट्स में होती है। पॉलीराइबोसोम में याद रखना एमआरएनए एक होता है, लेकिन राइबोसोम यहाँ पर मेनी मतलब बहुत सारे होते हैं। तो कई सारे राइबोसोम यहाँ जुड़े होते हैं। क्लियर? इस पॉइंट को लेकर नीट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पॉलीराइबोसोम क्या है। तो क्या बताओगे? मेनी राइबोसोम का एक एमआरएनए से जुड़ना, बहुत सारे राइबोसोम का एक एमआरएनए से जुड़ना, इसी कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, जिसका दूसरा नाम पॉलीसोम या एक नाम और अर्गोसोम भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। क्लियर?